नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह संगारोत आपका हमारे चैनल स्कूल एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको हमने कोशिश की है, हमने स्लाइड्स वगैरह के अंदर अरेंज करके कि इसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आए और इजी से इजी तरीके के अंदर हमने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये टॉपिक समझ में आए। तो आइए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर को हम टोटल 7 टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आपका दे रखा है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन। उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया और लास्ट में हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ये वो परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण अथवा अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो गया, यानी कि भौतिक अवस्था किसे बोल सकते हो आप, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ठीक है। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं होती है। तो दिखने में तो इनमें अंतर हो गया कि ठोस से द्रव हो रहा है या फिर द्रव से गैस हो रहा है, दिखने में वास्तव में अंतर हो गया, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो चीज जिन तत्वों से मिलकर बनी हुई वो वैसी ही उन्हीं तत्वों से मिलकर बनी हुई है। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं बर्फ का, ठीक है, बर्फ पिघल के आपका पानी बन गया, ठीक है, तो उसकी अवस्था में तो परिवर्तन आ गया कि बर्फ तो हो गया आपका ठोस और पानी किसमें हो गया, द्रव, ठीक है, लेकिन बर्फ का फॉर्मूला भी क्या रह गया, H2O, ठीक है, क्योंकि उसमें भी जल है, ऑब्वियसली पानी का ही बर्फ बना है। और जल की बात करो पानी की, तो उसका फॉर्मूला भी क्या रह गया, H2O। तो कहने का मतलब ये कि जिसकी भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखा है कि जैसे बर्फ से आपका जल का बनना, पानी का बनना, ठीक है, बर्फ को आप अगर गर्म करोगे तो पानी बन जाएगा और पानी को अगर आप वो और गर्म करोगे तो उससे क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी उसकी। लेकिन फॉर्मूला तीनों ही सिचुएशन के अंदर क्या होगा इसका, H2O। इसी तरीके से इसके लोहे का चुंबक बनना, नौशाद्र का उधर्वपातन, शक्कर का पानी में विलय होना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण। देखो, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों, ठीक है, जैसे कि अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन होता है, ये अपन ने पढ़ा कि उसके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। और पदार्थ का कारण हटाने, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे पानी से तो बर्फ बन गया आपका, लेकिन अगर वापस आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप रखोगे तो वापस से उसका क्या बन जाएगा, पानी हो जाएगा, वापस से वो पुनः वापस पानी बन जाएगा। यह परिवर्तन ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पानी से वापस भी आप बर्फ बना लेते हो, बर्फ से आप जब आपको जरूरत होती है आप वापस पानी बना लेते हो। तो आप कह सकते हो कि यह परिवर्तन क्या होता है, आपका अस्थायी होता है। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नया पदार्थ बना क्या, पानी से बर्फ बन गया, वो भी H2O है, वो भी H2O है, तो एक तरह से इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं, देखो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन मित्रों ये होता है बच्चों कि भौतिक परिवर्तन तो होता ही होता है। भौतिक परिवर्तन मैंने बताया कि भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, इसके रासायनिक गुणों अथवा संगठन में भी परिवर्तन होता है और उससे एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। और उसमें जो भी आप बना रहे हो, जैसे पानी से बर्फ बन गया तो वापस बर्फ से पानी बना सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, एक चीज से अगर आपने दूसरी चीज बना ली तो दूसरी चीज से वापस पहली चीज आप नहीं बना सकते, अर्थात वो परमानेंट ही परिवर्तन हो गया, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया, तो आप उसको वापस पहले जैसा नहीं बना पाते। तो इस तरीके के परिवर्तनों को आप क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या वापस कोयला थोड़ी बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कोयले को जैसे ही आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरीके से बन गई, लेकिन वापस आप कार्बन डाइऑक्साइड से आपका कोयला नहीं बन पाएगा। तो जो परमानेंट परिवर्तन होते हैं एक तरह से, उनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और जो कि आपका अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जिनको वापस से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
अब देखो इसके अंदर आप देखोगे इसके और भी कई उदाहरण है, जैसे मान लीजिए परमानेंट परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन के। दूध से दही जमना, ठीक है, एक बार आपने दही जमा लिया तो वापस उसका दूध थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना पाओगे। बनी हुई सब्जी खराब होना, ठीक है, तो वो भी वापस आपकी सही नहीं हो पाएगी। लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जंग लग गया तो वापस ओरिजिनल लोहा थोड़ी मिल जाएगा आपको, नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके के परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के गुण भौतिक परिवर्तन से थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में आपने क्या पढ़ा कि वह परिवर्तन अस्थायी होता है, तो यहाँ आप देखोगे कि ये स्थायी होता है, ठीक है। उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, H2O का H2O ही रहता है, भले ही उसकी अवस्था बदली हो, लेकिन यहाँ आपका क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। उसमें क्या कर सकते थे, पानी से बर्फ बनाने के बाद बर्फ से वापस पानी बना सकते थे, ठीक है, वापस पुनः प्रारंभिक पदार्थ बना सकते हैं। यहाँ आपका पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसका एक गुण क्या है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः अलग होता है, ठीक है। गुणों में कैसे कि जैसे पानी से बर्फ बन गया भौतिक परिवर्तन, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जब अपन आते हैं तो इसमें कार्बन से जब आपका अगर CO2 बन गया तो दोनों ही बिल्कुल अलग हो गए। कार्बन एक ठोस तत्व हो गया, CO2 आपकी गैस हो गई। कार्बन आपका वो होता है जिसके अंदर ऊर्जा उसके बाद में भी छिपी हुई रहती है, और CO2 वो होती है जो कार्बन को जलाने के बाद में उसकी जो भी सारी एनर्जी है वो सब निकलने के बाद में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उसके जो प्रारंभिक पदार्थ होता है उसका, उससे पूर्णतः ये अलग होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, रासायनिक समीकरण। देखो बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रासायनिक की बात आ गई तो पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपने भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, इसी तरीके से हम पढ़ते जाते हैं, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से। ये तत्वों के प्रतीक आपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लासों के अंदर पढ़े होंगे। तो इन प्रतीकों में अगर अपन इनको व्यक्त करते हैं तो उसी को एक तरह से रासायनिक समीकरण कहा जाता है। देखो आपकी डेफिनेशन क्या कह रही है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर पदार्थों को अणुसूत्रों से या प्रतीकों से प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन लिया, ठीक है, उसको आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो वो हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको प्रतीकों में तो प्रदर्शित आपने किया ही नहीं, प्रतीकों में प्रदर्शित कैसे होगा, इसको लिख दिया आपने C, ऑक्सीजन को लिख दिया O2 से, तो यहाँ आपका क्या बन जाता है, CO2, ठीक है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से कार्बन की जगह आपने रखा C, ऑक्सीजन की जगह रखा आपने O2, तो ये बन गया आपका CO2। तो रासायनिक समीकरण इसे ही कहा जाता है कि जब पदार्थों को, ये पदार्थ तो हैं कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जब इन पदार्थों को इनके अणुसूत्रों में या फिर अणुओं, इसका जो भी अणुसूत्र होता है उसमें या इसके प्रतीक में अगर प्रदर्शित किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान से पहले बाईं तरफ लिखा जाता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं या क्रियाकारक कहते हैं, ठीक है। ये तीर के निशान से जो पहले लिखे हुए हैं, ठीक है, तीर के निशान से जो पहले लिखे हुए हैं वो क्या है, इस अभिक्रिया में देखो कौन कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं, एक तो कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों ही तो भाग ले रहे हैं। तो तीर के निशान से पहले इनको हम लिखते हैं, जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम तीर के निशान से पहले लिखते हैं, और उनको हम साइंटिफिक भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। हिंदी के अंदर इसको क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है, इस साइड से इस तरफ हो रही है, इस तरीके से, जो आपका जैसे अभी उपरोक्त जो भी आपका लिखा हुआ है एग्जाम्पल इसके अंदर बता रखा है। तीर के निशान से दाईं तरफ उत्पाद, ठीक है, जो कि लास्ट के अंदर बन गया वो उत्पाद, तीर के निशान के दाईं तरफ उत्पाद अर्थात अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को, तो ये जो भी अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर ये जो अभिकारक होते हैं आपके, इनसे जो बनता है वो ये बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो लास्ट के अंदर बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, ठीक है।
अब रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आपका दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रिया कारक को लिखकर तीर का निशान लिखा जाता है और उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। आपको पता है ये, पहले तो आपने क्रिया कारक लिखे, ठीक है, C और O2, उसके बाद तीर का निशान लिखा, ठीक है, और उसके बाद आपका ये उत्पाद लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया क्रिया कारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर उनके बीच में धन का चिन्ह अर्थात प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एक तो ले रहा हूं मैं C, ठीक है, एक ले रहा हूं O2, ठीक है। तो ये मेरे पास दो अभिकारक हैं, इनको मैं किसी अभिक्रिया में काम में लेना चाहता हूं, तो इनके बीच में क्या लगाऊंगा, ये प्लस का निशान लगाऊंगा जैसे यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। और अगर मेरे पास जहां तो उत्पाद एक ही बन रहा है, लेकिन अगर यहां पर भी उत्पाद दो बनते तो पहला दूसरा उत्पाद में क्या लिख के बताता, प्लस का निशान लिख के ही बताता, लेकिन यहाँ पर उत्पाद सिर्फ एक है और वो है CO2। नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्षय, अतः तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों और उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या समान होगी। आप इसको ध्यान से देखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ देखो आप कार्बन एक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी कार्बन एक ही मिलेगा आपको। C तो एक ही है ना, कार्बन का प्रतीक बोल रहे हैं अपन C को, ठीक है। यहाँ आप देखो अगर ऑक्सीजन दो है, दो उसके हैं, O2 है, तो यहाँ पर भी O आपके दो ही मिलेंगे, O2 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना उसके LHS साइड में रहेगा अभिक्रिया के, उतना ही उसके RHS साइड में रहेगा। जितनी उसके आपके द्रव्यमान संख्या होगी इसके अभिकारकों की तरफ, उतनी ही द्रव्यमान संख्या कहाँ होगी, उत्पादों की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि इसमें न तो नए द्रव्यमान बनेंगे और न ही इनमें किसी नए द्रव्यमानों की कमी होगी, ठीक है। और अगर इस तरीके का मान लीजिए किसी में संतुलित नहीं होता है, तो उसको अपन संतुलित करते हैं, उस अभिक्रिया को अपन संतुलित करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं वो हम आगे देखते हैं। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक साइड कार्बन ज्यादा है, एक साइड कम है, तो जिस साइड कम है उस साइड हम बढ़ाकर उसको संतुलित करते हैं। और अगर मान लीजिए कि जिस साइड कम है उसी साइड उसको बढ़ा देते हैं, चाहे वो अभिकारक की तरफ हो चाहे उत्पाद की तरफ हो। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जब घटा बढ़ाकर हम उसको संतुलित कर देते हैं, तो इस तरीके के मेथड को क्या कहते हैं, इस तरह की विधि को रासायनिक समीकरण की इस तरीके की विधि को अनुमान विधि कह सकते हो आप, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा क्या करेंगे, अपन अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम अणुओं में से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित करते हैं। इनको छोड़कर उसके अलावा जो आपको दिख रहे हैं उनको पहले संतुलित कर लेते हैं और उसके बाद में लास्ट में इन्हीं को संतुलित कर लेते हैं। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ऊपर जो आपको लिखा हुआ है इसको आप ठीक तरीके से देखिए, क्या ये संतुलित है? बिल्कुल नहीं है। कारण ये कि यहाँ आप देखोगे कार्बन कितने हैं, 3, C3 लिखा हुआ है और यहाँ है मात्र C1 ही है और इधर कहीं पे है नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि इसमें कार्बन अभिकारकों की तरफ तो 3 है और उत्पादकों की तरफ 1 ही है, तो इधर भी 3 करने चाहिए अपने को उत्पादों की तरफ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगली स्टेप के अंदर इसको 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा कर दिया आपने। अब देखो इसको ठीक से देखो आप, यहाँ 3 कार्बन हो गए, यहाँ भी अब 3 कार्बन हो गए, ठीक है, हो गया आपका। अब आप आ जाओ किस पर, हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन आप चेक करो, यहाँ कितने हैं, 8, और यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको हाइड्रोजनों को भी 8 करना है, तो आप इसको क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 4 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे 4 लिखा हुआ है, उसके बाद हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ही यहाँ बताई जाती है कि हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, इसका मतलब इसमें 8 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। तो इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको संतुलित किया जा सके। सबसे पहले हमने ऊपर देखा कार्बन एक साइड 3 थे, एक साइड 2 ही थे, सॉरी 1 ही था, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन आपका बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस कर रहे हैं किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इस साइड देखा हमने, यहाँ पे 4 था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 8 था, यहाँ पर 2 ही था,
तो इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 8 कर दिया। अब आप वापस इसको चेक करेंगे, यहाँ कार्बन 3, यहाँ कार्बन 3, यहाँ हाइड्रोजन 8, इधर भी आपके हाइड्रोजन 8, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने RHS साइड में देखो 4 दूनी 8, सॉरी 4 तो ये रह गए क्योंकि 4 आगे लिखा हुआ है तो वो ऑक्सीजन के भी काउंट होगा, और ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 3 दूनी 6, 6 और 4 10, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया 10 है। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पर अभिकारकों की साइड में भी 10 करने पड़ेंगे। यहाँ 10 कब होंगे, 2 तो ऑलरेडी O के नीचे है ही, ठीक है। तो यहाँ अगर आप 5 से गुणा कर दोगे तो यहाँ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप देखोगे इस पूरे प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो इसके अंदर अब आप चेक करो, फाइनल के अंदर कार्बन कितने 3, ठीक है। यहाँ कितने, यहाँ भी कार्बन 3 ही है, ये रहे। अब आप चेक कर रहे हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने 8, ठीक है। यहाँ कितने, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 ही हो गए, ठीक है। अब आपने चेक किया ऑक्सीजन कितने 10, इस साइड ऑक्सीजन कितने देखो 3 दूनी 6, तो ये हो गए, ठीक है। और 4 यहाँ थे तो 10, इस साइड भी 10। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो आपकी अभिक्रिया स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है वो क्या है, पूरी की पूरी ये संतुलित है। अगर संतुलित नहीं होती है, जैसे ऊपर ये नहीं थी, तो इसको संतुलित अपन करते हैं ये सारे स्टेप फॉलो करके। फॉलो करते हुए क्या है कि जिसमें जिस साइड जो कम है उस साइड आप वो लगाते जाएंगे, भले वो चाहे अभिकारकों की तरफ हो चाहे उत्पादकों की तरफ हो। नेक्स्ट चलते हैं, समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्टक में अगर ठोस है तो S लिख दिया जाता है, ठीक है। अब देखो अगली स्टेप क्या है, ठोस है तो S लिख दिया जाता है यानी कि सॉलिड, और अगर द्रव है तो L लिख दिया जाता है यानी कि लिक्विड, और गैस है तो G लिख दिया जाता है यानी कि गैस, ठीक है। कार्बन आपका क्या है ठोस अवस्था में है तो आपने S लिख दिया साथ में ब्रैकेट में कि ये सॉलिड है, ठीक है। ऑक्सीजन आपका क्या है गैस होती है तो आपने ब्रैकेट में G लिख दिया साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो लास्ट के अंदर बनी है आपकी वो भी क्या है गैस होती है तो आपने इसके ब्रैकेट में भी G लिख दिया। अभिकारक व उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं, ठीक है, तो उसे एक्यू की फॉर्म में लिखते हैं, एक्वायस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये वाला जो उत्पाद आपका बन के आया, ठीक है, ये CaO की अभिक्रिया जब आपने H2O के साथ में कराई तो ये जो आपका उत्पाद बना ये क्या है जलीय विलयन के रूप में है जब ये उत्पाद आपका, तो इसको आप AQ की फॉर्म में AQ से आप उसको प्रदर्शित करते हो। अब देखो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर अथवा दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान इस तरीके से लगाते हैं अपन, ठीक है, इस तरीके से। अगर एक दिशा में ही है तो आप ऐसे नॉर्मली लगा ही सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर दोनों दिशाओं के अंदर है तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से आपको लगाना है। और ये हम किस में पढ़ेंगे, अभी आगे हमारा इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक आएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो उसमें उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि किस साइड कौन सा निशान लगाते हैं। अब आपने देखा अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप व दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे ये आपकी कोई अभिक्रिया है, ठीक है, तो ये उसमें कितना, जैसे नाइट्रोजन आपने लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आपने हाइड्रोजन लिया, तो ये इनके बीच में अभिक्रिया कराई, तो अभिक्रिया कब कराई, किसकी उपस्थिति में कराई, किस ताप पर कराई, किस दाब पर कराई, ठीक है। तो वो जो भी चीजें होती है संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप या दाब, जो भी आपका जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 773 केल्विन और 200 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे यानी कि दाब पर आपने इसकी अभिक्रिया कराई है। तो ये जिस कंडीशन के अंदर ये अभिक्रिया कराई जाती है उस कंडीशन को भी लिखना पड़ता है अपने को। वो कंडीशन कहाँ लिखते हैं अपन, तीर के निशान से ऊपर, जैसा कि अभी यहाँ इसके अंदर बताया गया है। अब आप देखिए ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के साथ क्रमशः प्लस का निशान और माइनस का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है। अब आप देखो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। अगर किसी अभिक्रिया को होने के बाद में अगर उस अभिक्रिया में उत्पादों के साथ में ऊष्मा भी निकल रही है, ठीक है, तो हम उसको प्लस का निशान से दर्शाते हैं कि यहाँ पे ऊष्मा भी निकली है। उस ऊष्मा जो भी ऊष्मा की वैल्यू भी लिखेंगे, लेकिन उसके बाद पहले उसके सामने क्या निशान लगाएंगे, प्लस का निशान। और अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है यानी कि ऊष्मा अपन को बाहर से देनी पड़ रही है, उसको अभिक्रिया अवशोषित कर रही है और उसके बाद अपने को उत्पाद दे रही है,
तो उस तरीके से क्या करेंगे अपन, उसको उष्मा शोषी के रूप में माइनस लगा के लिखेंगे कि, और उसके बाद संख्या भी लिखेंगे, उष्मा की मात्रा भी लिखेंगे कि कितनी उष्मा इसने अवशोषित की। उष्मा अगर उत्सर्जित की है तो भी हम प्लस लगा के मात्रा लिखते हैं कि कितनी उष्मा इस अभिक्रिया के द्वारा उत्सर्जित हुई है। और अभिक्रिया में अगर कोई उत्प्रेरक काम में आ रहा है तो उसको तीर के निशान के साथ ऊपर लिखा जाता है, तीर का निशान के साथ ऊपर लिखा जाता है। ये हमारा आपका ये जो चैप्टर है इसका लास्ट में टॉपिक हम उत्प्रेरक पढ़ेंगे, कैसे लिखते हैं, क्या होता है उत्प्रेरक अभिक्रिया में, कहाँ काम आता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। इस तरीके से तीर के निशान के ऊपर ये जो भी आपका एथीन की अभिक्रिया अगर आपने हाइड्रोजन के साथ कराई तो आपका ये एथेन बनता है। ये भी आप कैसे एथीन बना, कैसे एथेन बनता है, ये आपको जब कार्बन है उसके यौगिक वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब चीजें आपको बताई जाएगी। तो उस चैप्टर के अंदर आप ये सीखेंगे, ये फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे आप सब, कौन सा तत्व किस तरीके से बनता है वो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना है कि उत्प्रेरक को कहाँ लिखते हैं अपन, तीर के निशान से ऊपर। जैसे इस अभिक्रिया के अंदर निकल उत्प्रेरक जो है वो काम में आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। देखिए क्या क्या विशेषताएं होती है। अक्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। आपको पता है किस किस से अभिक्रिया हो रही है तो आप इसको देख के बता सकते हो ना कि ये क्रियाकारकों में क्या क्या है, बिल्कुल आप बता दोगे कि एक तो एथीन है और एक हाइड्रोजन है। उत्पाद में क्या क्या है आपने बता दिया कि एथेन है। उसी तरीके से C+O2 जो भी है आपके वो क्रियाकारक हैं तो उसमें आप बता देते हो कि ये कार्बन है और ऑक्सीजन है। CO2 आपका जब बन के आ रहा है उत्पाद तो आप उसके बारे में बता देते हो कि CO2 है। तो इसके बारे में क्या है कि विकारक और उत्पाद के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप ब्रैकेट में देख के बता देते हो कि ये सॉलिड है, लिक्विड है तो L लिखा हुआ मिलेगा, गैस है तो G लिखा हुआ मिलेगा। रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के बारे में पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है, क्योंकि ये चीजें कहाँ लिखी हुई रहती है, तीर के निशान से ऊपर। समीकरण से अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी ये भी पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, अगर प्लस लिख के उष्मा की मात्रा लिखी हुई है इसका मतलब उष्मा का उत्सर्जन हुआ है, ठीक है, और अगर माइनस लिख के उष्मा की मात्रा लिखी हुई है इसका मतलब ये उष्मा को अवशोषित किया है। तो हम ये बता पाते हैं कि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या फिर उष्मा शोषी है। समीकरण अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की भी जानकारी देता है, बिल्कुल देता है। उत्क्रमणीयता कैसे कि ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में है या नहीं है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में है, अगर ऐसा निशान लिखा हुआ है बीच के अंदर तो उत्क्रमणीय है, यानी कि दोनों दिशाओं में चलती है। और सिर्फ अगर एक ही तीर का निशान लगाया हुआ है तो इसका मतलब अभिक्रिया एक ही दिशा में जा रही है, वो अनुत्क्रमणीय है। अब देखो इसकी कुछ सीमाएं भी है। ये अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है, इससे आप ये नहीं बता सकते कि अभिक्रिया पूरी हो चुकी है या हो रही है, ठीक है, या उसके बाद में इसके बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके की जानकारी हम नहीं दे पाते हैं। ये एक रासायनिक समीकरणों की लिमिटेशन होती है। इससे क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं होता। हमने इसके बारे में सांद्रता के बारे में कहीं लिखा भी नहीं है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं होती है। तो दोस्तों आज की इस कक्षा से संबंधित आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो जो कि आपको समझ में नहीं आया हो, आप रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखते हैं, क्या क्या इसके अंदर हमको डिराइव करते हैं, तत्वों से प्रतीकों में किस तरीके से लिखते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अगर किसी भी तरह की कोई भी आपको समस्या है, आपको कोई टॉपिक इसके अंदर अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, या फिर हमारी मेल ID schoolacademy up to12@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे हैं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी आपको पसंद आई है तो आप हमें जरूर लिख के भेजिए, और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं वो भी आप लिख के भेजिए। और जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं राजस्थान के कोने कोने के अंदर, आप उन बच्चों तक इस चैनल के बारे में बताइए, इस वीडियो के बारे में बताइए, ताकि बच्चों का ट्यूशनों के अंदर मोटी फीस जो कि गरीब माता पिता के बच्चे भी अपनी पढ़ाई के लिए देते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो एटलीस्ट उन बच्चों को इसका लाभ मिले और यहाँ से वो टोटली फ्री एजुकेशन ले सके। धन्यवाद, जय हिंद।